mathematical algorithm sieve of Eratosthenes, GCD modular arithmetic. Mathematically algorithm solve complex problem directly based on the rule of arithmetic and number theory. Sieve of Eratosthenes, the faster way to find prime number up to a given limit. GCD, Euclidean algorithm, an effective method to find the greatest common divisor of two numbers. Modular arithmetic, continuously applying modulus during calculation to prevent overflow with large rules. Sieve of Eratosthenes, find all prime number up to n. मैथमेटिकली एल्गोरिदम में डिफ़िकल्ट समस्याओं को सीधे कैलकुलेशन और नंबर ऑफ थ्योरी के नियमों के आधार पर हल करती है. सीव ऑफ इराटोस्थनीज एक निश्चित सीमा तक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर ढूंढने का सबसे तेज तरीका है. जीसीडी यूक्लिडियन एल्गोरिदम दो नंबरों को समापवर्तक निकालने का प्रभाव तरीका. मॉडुलर अरिथमेटिक, ये आंसर से ओवरफ्लो से बचने के लिए कैलकुलेशन के दौरान लगातार मॉडल्स का उपयोग करना. प्राइम इक्वल ट्रू मल्टीप्लाई n प्लस 1. लंबाई की बुलियन लिस्ट प्राइम बनाते हैं. इसमें सभी ट्रू होते हैं. ये मानकर चलते हैं कि 0 से लेकर n तक की सभी वैल्यू प्राइम हैं. इंडेक्स 0 और 1 कभी भी प्राइम 0 प्राइम संख्या नहीं होती, इसलिए प्राइम 0 और प्राइम 1 को फॉल्स सेट कर दिया जाता है. प्राइम 0 इक्वल प्राइम 1 को फॉल्स सेट कर लिया जाता है. p इक्वल टू यदि प्राइम p का मान ट्रू है तो इसका मतलब है कि p एक अविभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है. इसके बाद हम p के सभी मल्टीपल्स जैसे p की स्क्वायर 2, p स्क्वायर 2 प्लस p कोमा p स्क्वायर 2 प्लस 2p को फॉल्स यानी अभाज्य कर देते हैं. आंतरिक रूप लगता है इसमें. रेंज p मल्टीप्लाई p n प्लस 1, p मल्टीप्लाई p n प्लस 1 कोमा p की स्टार्टिंग हमेशा p स्क्वायर से होती है, क्योंकि इसमें छोटे पहले से ही हटाए जा चुके होते हैं. रिटर्न आउटपुट I फॉर I इन रेंज n प्लस 1 इफ प्राइम I. अंत में लिस्ट कंप्रीहेंशन उन सभी नंबर i की लिस्ट लौटाती है जिनके लिए प्राइम i का मान अभी भी ट्रू है. एग्जाम्पल के लिए n इक्वल 50 के लिए जब आप सीव ऑफ इराटोस्थनीज 50 चलाते हैं तो फंक्शन 50 तक के सभी नंबरों की जांच पड़ताल करता है और केवल नंबर को चुनता है जो किसी अन्य नंबर से पूरी तरह विभाजित नहीं होती.
ठीक है, तो अब रन करते ही हमारा ये आउटपुट आना चाहिए ये, ठीक है। फाइंडिंग जीसीडी यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिदम एंड मॉड्यूलर अर्थमेटिक वाइल वी। अब ये लूप तब तक चलता है जब तक कि b का मान 0 नहीं आता। a, b इक्वल b, a मॉडुलस b रिटर्न a, अदला बदली और शेषफल a, b इक्वल b, a मॉडुलस b, हर चरण में a की जगह b आ जाता है और b की जगह a को भी डिवाइड देने पर मिलने वाला, जिसको मॉडुलस शेषफल आ जाता है। जब b का मान 0 हो जाता है तो उस समय a में जो वैल्यू होती है वह दोनों नंबर्स को जीसीडी होती है, मतलब दोनों नंबर की जीसीडी होती है। एग्जाम्पल 56 और 98, जैसे a इक्वल 56, b इक्वल 98, b 0 नहीं है इसलिए a, b इक्वल 98, 56 डिवाइड 98 यानी 98, 56, a इक्वल 98, b इक्वल 56, a, b इक्वल 56, 98 डिवाइड 56 यानी 56, 42। तो इस तरह से जीसीडी 14। अब मॉड्यूलर अर्थमेटिक, दूसरा मॉड्यूलर एडिशन के लिए जब बड़ी वैल्यू जैसे 10 स्क्वायर 18 कंप्यूटर जोड़ी जाती है तो डाटा ओवरफ्लो की समस्या आ जाती है जब मान बहुत बड़ा हो जाता है। इससे बचने और उत्तर को एक निश्चित सीमा में रखने के लिए मोड जैसे मॉडुलस 9+7 का उपयोग किया जाता है। जैसे a% मॉडुलस और b% मॉडुलस जोड़ने से पहले दोनों नंबर्स को मॉडुलस से विभाजित करके उसका शेषफल निकाल लिया जाता है, और ताकि नंबर्स छोटी हो जाएं। बाहरी मॉडुलस दोनों मॉडुलस को आपस में जोड़ने के बाद दोबारा मॉडुलस निकाला जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आंसर मॉडुलस से बड़ा ना हो। एग्जाम्पल 10 मल्टीप्लाई 18 प्लस 10 मल्टीप्लाई 18 इक्वल मॉडुलस 10 मल्टीप्लाई 9+7। अब ये संख्याएं बहुत बड़ी हैं, ठीक है ना, इस तरह से कह सकते हो आप। देखो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 9 कर देते हैं। चलो 9 और प्लस अब 7 कर देते हैं, है ना। अब क्या हुआ, बात ये है कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़े नंबर है ना। तो 10 मल्टीप्लाई 18 सीधे जोड़ने पर मेमोरी या लिस्ट की समस्या हो सकती है। ये फंक्शन पहले दोनों बड़ी नंबर को क्या करेगा, 10 मल्टीप्लाई 9+7 को विभाजित करके उसके शेषफल मतलब उसका मॉडुलस निकालता है, और
जोड़ता है, फिर अंतिम आंसर देता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जैसे हमने किया रन, तो हमारे प्रोग्राम के मामले में क्या होता है, यहाँ पे आ गया 98। ठीक है ना, GCD 14 और मॉडुलस एडिशन 98। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं? तो एग्जांपल के साथ समझा दिया हमने। ठीक है ना, ये GCD वाला और ये मॉडुलस वाला, इस तरह से। ठीक है ना। Next, amortize analyzes evaluate the average time of an algorithm such that rate expensive or slow operation or average across many fast operations. A classic example is Python dynamic list resizing. When capacity file up a new array is allocated which is costly, what the amortized cost per append remain 0, 1. आज मुश्किल लग रही है भाई, गला खराब हो रहा है। अमोर्टाइज एनालिसिस किसी एल्गोरिदम के कुल टाइम का एवरेज इस प्रकार निकालती है कि कुछ महंगे या धीमे ऑपरेशन, स्लो ऑपरेशन कभी कभार ही होते हैं, जबकि ज़्यादातर ऑपरेशन बेहद तेज होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पाइथन की डायनामिक लिस्ट एरे रिसाइजिंग है, जहां हम कैपेसिटी बढ़ जाती है तो नया एरे बनता है जो महंगा होता है, लेकिन एवरेज लागत हमेशा 0, 1 ही मानी जाती है। सेल्फ डॉट कैपेसिटी इक्वल 1, शुरुआत में एरे की कैपेसिटी 1 रखी जाती है, यानी ये केवल एक ही एलिमेंट स्टोर कर सकता है। सेल्फ डॉट साइज इक्वल 0, इस टाइम पे पूरी तरह खाली है इसलिए साइज 0 है, अभी इस पे कुछ भी नहीं है। सेल्फ डॉट एरे इक्वल नन मल्टीप्लाई सेल्फ डॉट कैपेसिटी का एक शुरुआती एरे बन जाता है। अपेंड मेथड एलिमेंटेड जोड़ना। इफ सेल्फ डॉट साइज इक्वल सेल्फ डॉट कैपेसिटी, सेल्फ डॉट रिसाइज मल्टीप्लाई सेल्फ डॉट कैपेसिटी। इफ सेल्फ डॉट साइज इक्वल सेल्फ डॉट कैपेसिटी, जब एरे भर जाता है, यानी साइज और कैपेसिटी बराबर हो जाती है, तो क्षमता उसकी दोगुना हो जाती है। जैसे 2 मल्टीप्लाई सेल्फ डॉट कैपेसिटी करने के लिए रिसाइज फंक्शन को कॉल किया जाता है। इसके बाद नए एलिमेंट को सही इंडेक्स पर रख कर सेल्फ डॉट साइज को 1 बढ़ा दिया जाता है। रिसाइज मेथड डिफाइंड रिसाइज मेथड। जब पुराना एरे फुल हो जाता है तो उसे दोगुने आकार का नया एरे न्यू अंडरस्कोर एरे बनाया जाता है। पुराने एरे के सभी एलिमेंट्स को एक एक करके नए एरे में कॉपी कर दिया जाता है। अंत में सेल्फ डॉट एरे जब नए एरे को पॉइंट करने लगता है तो सेल्फ डॉट कैपेसिटी भी अपडेट हो जाती है। डिस्प्ले मेथड डिफाइन डिस्प्ले मेथड to show only actual added element, return self
रिटर्न सेल्फ डॉट एरे आई फॉर आई इन रेंज सेल्फ डॉट साइज। ये फंक्शन केवल उन एलिमेंट की सूची लिस्ट रिटर्न करता है जिन्हें रियल में जोड़ा गया है, फालतू के नन वैल्यू को छोड़कर। टेस्ट कोड की वर्किंग प्रोसेस 10, 20, 30, 40 जोड़ने पर शुरुआत में कैपेसिटी इक्वल 1, साइज इक्वल 0, 10 जोड़ा, जगह फुल थी इसलिए क्षमता बढ़कर 2 हुई, 10 जुड़ गया, साइज़ 1 कैपेसिटी हुई, 2 हुई, 20 जोड़ा, अभी 2 थी और साइज़ भी 2 हो गया इसलिए उसकी कैपेसिटी फिर से दोगुना होकर 4 हो गई, 20 जुड़ गया, साइज़ 2 कैपेसिटी 4, 30 जोड़ा, क्षमता 4 हुई और साइज़ 3 इसलिए बिना साइज़ बढ़ाए 30 जुड़ गया, साइज़ इक्वल 3, कैपेसिटी इक्वल 4, 40 जोड़ा, कैपेसिटी 4 है और साइज़ 4 हो गया, 40 जुड़ गया, साइज़ इक्वल 4, कैपेसिटी इक्वल 4। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है ना? अब रन करेंगे तो क्या आना चाहिए? 10, 20, 30, 40 यही तो लिखा है भाई, 10, 20, 30, 40। तो टोटल साइज़ कितना हो गया? 4 हो गया और कैपेसिटी कितनी हो गई? 4 ही हो गई। देखो, जब ये तो पता ही है आपको, जब डायनामिक एरे चलाते हैं तो सबसे पहले क्या चलता है? इनिशियलाइज फंक्शन चलता है, सेल्फ डॉट कैपेसिटी इक्वल 1। इसका मतलब है कि शुरुआत में हमारे एरे की कुल कैपेसिटी सिर्फ 1 है। सेल्फ डॉट साइज़ इक्वल 0, उसका साइज़ अभी एरे में कोई डाटा नहीं है ना? डाटा है नहीं तो क्या साइज़ उसका, इसलिए 0 है ना? सेल्फ डॉट एरे इक्वल नॉन मल्टीप्लाई सेल्फ डॉट कैपेसिटी, ये नन वैल्यू के साथ एक साइज़ का शुरुआती एरे बना देता है। मेथड डाटा को जोड़ना, अपेंड करना, मतलब अपेंड मेथड है ना? ठीक है ना? डिफाइन अपेंड सेल्फ कोमा एलिमेंट व्हेन कैपेसिटी इज़ फुल डबल द साइज कॉस्टली ऑपरेशन इफ सेल्फ डॉट साइज। जब हम किसी नए एलिमेंट 1, 2, 3 को जोड़ने के लिए अपेंड करते हैं तो 2 काम होते हैं। जांच करना, मतलब उसको चेक करेगा, ये देखना है कि क्या एरे पूरी तरह भर चुका है, सेल्फ डॉट साइज इक्वल सेल्फ कैपेसिटी। अगर बॉक्स फुल है तो ये रिसाइज फंक्शन को कॉल करके बॉक्स का साइज 2 गुना 2 मल्टीप्लाई सेल्फ डॉट कैपेसिटी कर देगा, मतलब डबल कर देगा, है ना? 2 गुना। डाटा रखना, एलिमेंट को सही जगह पर सेट किया जाता है और सेल्फ डॉट साइज़ को 1 बढ़ा दिया जाता है ताकि पता रहे कि जब इसके बॉक्स भर चुके हैं। रिसाइज मेथड, रिसाइज मेथड, ठीक है ना? ये तो डबल हो गया है ना? नेक्स्ट क्या है? डिफाइन रिसाइज सेल्फ कोमा न्यू कैपेसिटी। अब स्टार्टिंग में क्या है? सेल्फ डॉट एरे सेल्फ डॉट साइज एलिमेंट सेल्फ डॉट साइज प्लस इक्वल 1। ठीक है, अब 1 से लेकर 5 तक के नंबर को एक एक करके जोड़ते हैं और पर्दे के पीछे शुरुआत में कैपेसिटी इक्वल 1 भरा हुआ, साइज इक्वल 0। अब 1 जोड़ा जाता है, अपेंडिंग 1 जगह खाली थी इसलिए 1 आसानी से जुड़ जाता है, साइज 1 कैपेसिटी इक्वल 1। जब 2 जोड़ा जाता है, अपेंडिंग 2, अब साइज़ और कैपेसिटी दोनों 1 हो गए, यानी बॉक्स भर चुका है इसलिए रिसाइज चालू होती है और उसकी कैपेसिटी बढ़कर 2 हो जाती है, फिर 2 जुड़ जाता है, फिर 3 जुड़ जाता है। इस तरह से सारे जुड़ते जाते हैं ना? समझ गए ना? एक एक करके। यार जब 5 जुड़ जाता है, अपेंडिंग 5 साइज और कैपेसिटी फिर बराबर 4 हो गई तो उसकी कैपेसिटी डबल हो जाती है ना? 8 हो जाती है और साइज़ 5 जुड़ जाता है। तो इस तरह से अब इसको रन करेंगे तो देखो ये आएगा उसके हिसाब से।
ठीक है ना, ये सामने दिख ही रहा है आपको, ठीक है ना। साइज टिकट न्यू कैपेसिटी 8। नेक्स्ट है मैक्स स्टॉक डिफाइन अंडरस्कोर इनिशियलाइज। ये पाइथन कोड मैक्स स्टॉक को लागू करने के लिए सामान्य स्टॉक में हम किसी भी टाइम में सबसे बड़ा मैक्सिमम एलिमेंट 0 1 समय में नहीं देख सकते, इसके लिए पूरा स्टॉक देखना पड़ता है। लेकिन मैक्स स्टॉक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम हमेशा सबसे बड़े नंबर को तुरंत 0 1 समय में पता कर सकते हैं। सेल्फ डॉट स्टॉक अब खाली ये बॉक्स बने हैं, है ना। तो इसमें क्या किया, ये हमारा मुख्य स्टॉक है जिसमें हम सारे सामान्य कोई भी नंबर जैसे 3 5 2 स्टोर करते हैं। सेल्फ डॉट मैक्स स्टॉक इसका हमारा हेल्पर स्टॉक है, ठीक है ना, ये वाला हेल्पर स्टॉक है, ठीक है ना, जो हर कदम पर ये याद रखता है कि उस समय तक मुख्य स्टॉक में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब इसका काम यही है, ये यही बताएगा कि पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा मतलब जो नंबर ऐड हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा है ना। डिफाइन पुश सेल्फ डॉट स्टॉक ये नंबर सामान्य रूप से जोड़ा जाता है। सेल्फ डॉट मैक्स स्टॉक की तुलना नए नंबर से की जाती है। मैक्स स्टॉक खाली है या नया नंबर पिछले सबसे बड़े नंबर से बड़ा जब बराबर है तो नया नंबर मैक्स स्टॉक में जोड़ दिया जाता है। अगर नया नंबर छोटा है तो पिछले सबसे बड़े नंबर को ही दोबारा मैक्स स्टॉक में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, डिफाइंड पॉप ये वाला, जब हम किसी नंबर को बाहर निकालते हैं पॉप तो मुख्य स्टॉक के साथ साझक स्टॉक मैक्स स्टॉक में भी एक वैल्यू को हटा दिया जाता है ताकि दोनों का तालमेल हमेशा बराबर बना रहे। गेट अंडरस्कोर मैक्स डिफाइन गेट अंडरस्कोर मैक्स अंडरस्कोर स्टॉक का सबसे ऊपर वाला लास्ट एलिमेंट हमेशा उस समय का सबसे बड़ा नंबर होता है, इसलिए ये तुरंत इसे रिटर्न कर देता है। बिना पूरा स्टॉक छाने हम 1 सेकंड में सबसे बड़ा स्टॉक बता देते हैं। अब पुश s.push 3 डाला, स्टॉक इक्वल 3, मैक्स अंडरस्कोर स्टॉक इक्वल 3 डाला, ठीक है ना। तो चूंकि 3 अकेला है, s.push 5 डाला, स्टॉक इक्वल 3,5, फिर इस तरह मैक्स स्टॉक इक्वल 3,5 क्योंकि 5 पिछले 3 से बड़ा है। s को पुश किया 2 डाला, स्टॉक इक्वल 352, मैक्स अंडरस्कोर स्टॉक इक्वल 352 क्योंकि 2 5 से छोटा है इसलिए पिछला सबसे बड़ा नंबर यानी 5 ही दोबारा जुड़ गया। अब अगर हम s.get अंडरस्कोर मैक्स पूछेंगे, s.get अंडरस्कोर मैक्स पूछेंगे तो क्या होगा, ये मैक्स अंडरस्कोर स्टॉक के आखिरी नंबर 5 को दिखेगा और रिटर्न कर देगा आउटपुट 5, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आंसर आएगा क्या, 5। कोई डाउट है तो बताओ। हमारा तो गला खराब हो रहा है आज। और भाई वीडियो देखने वाले शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, और दिक्कत आती है तो पूछो।